यार दुनिया में सेवा यात्रा। अरे भाई थोड़ा सा इधर आइए ना, पीछे वाला क्या करेगा साहब? हम कर रहे हैं। हम रुका, हम कर लेंगे, एडजस्ट कर ले रहे हैं भाई, एडजस्ट कर ले रहे हैं। चलिए ओके, बैठ जाइए ना आप, बैठ जाइए, हम ले चलिए चलिए रेडी। थोड़ा सा भी इधर ऐसे सेवा यात्रा के पहले चरण के 10वें जिले में मैं जा रहा हूँ नहीं होता है और अब पहले चरण में 2 कमिश्नरी, एक तो सारण कमिश्नरी जिसके सिवान जिले में हम जा रहे हैं और इसके बाद सिर्फ दरभंगा कमिश्नरी बचेगा। दरभंगा कमिश्नरी के मधुबनी जिले में जहां चुनाव के कारण सेवा यात्रा करनी पड़ी थी, तो वहाँ हम इसी महीने के 16 तारीख से 19 तारीख तक रहेंगे। अरे भाई तो क्या करें इधर से, तो सिवान में 3 दिनों तक रह करके विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जनता के दरबार में भी हाजिरी देंगे और जिले की गहन समीक्षा भी करेंगे और कई माथा इधर कर लीजिए, हम इधर से हम परेशान हैं। तो इस सिलसिले में लगभग सभी कमिश्नरी के जिलों का एक तरह से कार्यक्रमों की समीक्षा हो जाती है, क्योंकि जब हम जिले में जिला समीक्षा करते हैं तो उसके साथ साथ उस कमिश्नरी के बाकी जिलों के भी पदाधिकारी रहते हैं और उन्हीं बिंदुओं पर उन जिले की भी समीक्षा होती है। तो एक तरह से पूरे बिहार के विभिन्न जिलों की जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा और हमारे जो प्रमुख क्षेत्र हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर पूरी चर्चा होती है और कुछ खास जो कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में भी हम लोग पूरी समीक्षा कर लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी चर्चा करते हैं, मनरेगा की भी बात करते हैं, इंदिरा आवास की भी चर्चा हो जाती है और फिर जन वितरण प्रणाली की भी। तो जो भी है, और इसके अलावा जो हमारे महादलित विकास मिशन की योजनाएं हैं उसकी भी समीक्षा होती है। अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसकी पूरी समीक्षा होती है। तो आधारभूत संरचनाओं के अलावे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम हैं और कुछ जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसकी भी समीक्षा होती है। तो ये काफ़ी उपयोगी रहती है, इससे काम में गति आती है, कहीं कोई कमी होती है तो उसको दुरुस्त करने का भी अवसर मिलता है। तो आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। इस ठंड के सर बयान आया है न्यूट्रिशन को लेकर कि 42% बच्चे 5 साल के बच्चे न्यूट्रिशन हैं, तो कितना ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ रहा है, ये स्वीकार करना पड़ रहा है। तो आज़ादी के बाद से कुछ समय को छोड़ दीजिए तो बाकी समय में कांग्रेस का ही शासन रहा है, क्या करें यार, या कांग्रेस के नेतृत्व में शासन रहा है या कांग्रेस के समर्थन से शासन चला। तो इससे ज़्यादा कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद 7वें दशक में जाकर ये बातें करने से नहीं, करने से होंगी। हर स्तर पर देखना होगा ये जो कुपोषण, गरीबी, इसके जो कारण हैं, जो पेयजल का संकट है, अभी तो अपने देश में सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा और स्वाभाविक है कि जब हम शुद्ध पेयजल आर्सेनिक या फ्लोराइड से मुक्त जल देना चाहेंगे तो वो प्रदान करने के लिए जो योजनाएं होंगी उसमें ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये करना होगा। बहुत कुछ करने के बाद हम सिर्फ जो GDP का ग्रोथ है उसके हिसाब से ये संतोष नहीं कर सकते कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। वास्तविक प्रगति तो तभी मानी जाएगी जब यहाँ के इंसान की तरक्की होगी, प्रगति होगी, समाज का एक तबका आगे निकला हुआ है
और उसके लिए जीडीपी का मायने, लेकिन बाकी जो तबका हाशिए पर है उसके लिए विकास का मतलब है उसके लिए भरपेट भोजन का इंतजाम, उसके लिए शुद्ध पेयजल का इंतजाम, उसकी शिक्षा का इंतजाम, उसके स्वास्थ्य की देखभाल होती है या नहीं। तो ये सबको करना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 12वीं योजना बनेगी वो इस बात पर केंद्रित होगी कि हम हर हालत में जो समावेशी विकास की बात करते हैं, हम लोगों ने जो यहाँ न्याय के साथ विकास का मार्ग अपनाया है, तो न्याय के साथ विकास के मार्ग को अपनाते हुए कुछ बुनियादी चीज़ों को हम मुहैया करा कर ही दम लेंगे, ये लक्ष्य होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र को बैठ करके कुछ योजनाएं बनाकर राज्यों पर थोपनी नहीं होगी, बल्कि जहाँ की जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से राज्यों को प्रोत्साहित करना होगा और उन्हें पर्याप्त धनराशि देनी होगी। लेकिन बात ठीक उल्टी हो रही है। अब खाद्य सुरक्षा की बात है तो उससे पूरी खाद्य सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। अब पहले तो एपीएल और बीपीएल था, अब यहाँ तो बीपीएल में भी 2 हिस्सा कर दिया गया और उसके बाद उसकी पहचान का भी कोई पैमाना ठीक से तय नहीं किया जा रहा है। इसलिए तो मैं तो कहता हूँ कि पहचान के लिए स्वतंत्र आयोग बने। और दूसरी बात है जो उसके लिए धनराशि की आवश्यकता है उसका इंतजाम करने के बजाय राज्यों पर छोड़ रहे हैं। राज्यों पर तो और धन नहीं, उनके पास तो और धन नहीं है। तो ईमानदारी के साथ पहल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इसके बारे में एक ईमानदार पहल होनी चाहिए और राज्यों के ऊपर भरोसा करना चाहिए और जहां जैसी समस्या है उसके हिसाब से योजनाओं को बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके लिए आवश्यक धनराशि का इंतजाम करना चाहिए। सर, राज ठाकरे ने फिर एक बार से बोला कि बाहरी लोग बिना मार खाए नहीं सुधरते। तो चुनाव आ गया है तो चुनाव के टाइम में ये सब बात बोलना आदत है ताकि चर्चा में रहे उनको चुनावी लाभ। ये जो कुछ भी बोलते हैं वहाँ इन सब लोगों को कांग्रेस का साथ, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करने वाले को दुरुस्त करने का कानून में रास्ता है, लेकिन कभी नहीं करते, जानबूझ करके छोड़े रहते हैं किसी तरह की बात बोल। तो ये तो वहाँ जो कुछ भी होता है महाराष्ट्र में इस तरह की बात लोग बोलते हैं। तो एक तो बोलने वाला को मालूम है कि इससे खूब प्रचार मिलेगा और उसके इन सब बयानबाजियों से हल्का लोग बिहार के या उत्तर भारत के या दूसरे जगहों के पूर्वी भारत के लोग हैं, अब वो कोई डरने उड़ने वाले नहीं है। मुंबई पर सबका हक है, सब वहाँ रहेगा, सब काम करेगा। ये देश एक है, ये उस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और बिहार में जब काम मिलने लगा तो कम लोग जाते हैं तो वहाँ के कंपनी वालों से पूछ लीजिए, खास करके निर्माण क्षेत्र में जो लगे हुए उनसे पूछ लीजिए कि उनका प्रोजेक्ट कितना डिलेड हो रहा है, देर से पूरा हो रहा है, लोग नहीं मिल रहे। तो एक तो चुनाव को देख करके अनर्गल बयानबाजी, उत्तेजक बात करना, देश को तोड़ने वाली बात करना और इसको वहाँ का सत्ता प्रतिष्ठान सह देता है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और दूसरी तरफ मैं समस्त वैसे लोगों को जो महाराष्ट्र में जाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको ऐसा करने का संवैधानिक हक है, वहीं रह करके ये सारा काम करे और ऐसे लोगों के बयान की परवाह न करे। और अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो वहाँ की सरकार को दुरुस्त करना चाहिए वैसे गड़बड़ करने वाले तब। सर यूपी चुनाव में जा रहे हैं कि नहीं?